आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं का भाग 4। यानी इससे पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं के 3 भाग को हम पढ़ चुके। पहले भाग में 2 विशेषताएं पढ़ी, दूसरे भाग में 2 पढ़ी और तीसरे भाग में 2। पहले भाग में 2 विशेषताएं पढ़ी थी, भारत का लिखित और विस्तृत संविधान और संसदीय प्रणाली। दूसरे भाग में पढ़ी थी मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तीसरे भाग में पढ़ी थी मूल कर्तव्य और न्यायालय की सर्वोच्चता। आज हम पढ़ने वाले हैं अगली 2 विशेषताएं, जिसमें है संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब क्या है, पहले इसको जानते हैं। आपको पता है भारतीय संविधान है वो विश्व के अनेक देशों के संविधानों का पहले हमने अध्ययन किया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें भारत की दृष्टि से थी उनको संविधान में शामिल किया गया। तो आपको पता है हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। और ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वे सर्वा होती है। संसद ही सब कुछ है, वहां पर संसद से ऊपर किसी को नहीं माना। और इसका अर्थ हुआ कि ब्रिटेन में संसद ने कोई कानून पारित कर दिया ना, तो उस कानून को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए कह सकते हैं कि ब्रिटेन में है वो संसद है वो सर्वे सर्वा है, सबसे ऊंचा स्थान संसद को दिया गया है। ठीक है, तो भारत ने ब्रिटेन की संसद की जो प्रभुसत्ता है उसको अपनाया। और अमेरिका में क्या स्थिति है? अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। यानी अमेरिका में माना गया है कि वहां की न्यायपालिका है वो सर्वे सर्वा है। ठीक है, और न्यायपालिका का मतलब होता है वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका अर्थ क्या है कि न्यायालय है वो संविधान का अभिभावक और रक्षक है। तो ये ब्रिटेन में माना गया है कि संसद से ऊंचा स्थान किसको दिया गया है? वहां के न्यायालय को। क्योंकि संसद में कोई भी कानून पारित होता है तो वहां का न्यायालय है उस कानून को चुनौती दे सकता है और उसमें परिवर्तन करा सकता है और पारित कानून को पारित होने से रोक सकता है। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत में ब्रिटेन की संसद की प्रभुसत्ता और अमेरिका की न्यायालय की सर्वोच्चता दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया है। ठीक है, और बीच के रास्ते में क्या है? कुछ मामलों में संसद को पूर्ण अधिकार दिया गया है, तो कुछ मामले ऐसे हैं जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिनके खिलाफ रिट दायर की जा सकती है। अब रिट कौन कौन से मामले में की जा सकती है वो हम आगे अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और अगली विशेषता है लचीला और कठोर संविधान। अब लचीले और कठोर का अर्थ क्या होता है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। जब संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है तो वो लचीली प्रक्रिया है, और जब संविधान में संशोधन करना बड़ा मुश्किल होता है तो वो कठोर प्रक्रिया है। तो भारत ने कठोर और लचीले का मिश्रण लिया है। यानी कुछ मामलों में संविधान संशोधन इतने आसान है कि हमारी संसद है उसमें सामान्य बहुमत का मतलब 1/3 से भी उसको पास किया जा सकता है। और कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। तो देखिए लचीला संविधान का मतलब कुछ विषयों पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन पर संविधान संशोधन आसानी से किया जा सकता है और कोई विशेष उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल सांसदों के वेतन, और आपको पता है हमारे देश में सांसदों का वेतन बढ़ाना है ना, तो प्रस्ताव कैसे पारित होता है उसमें बहस भी नहीं होती, केवल ताली बजाई जाती है और वहां टेबल उनको थपथपाया जाता है और वो है संशोधन पास हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि मत से पास करना। ठीक है, तो कितना आसान है, सभी संस्थाओं ने ताली बजाई, हमारा वेतन बढ़ा तो बढ़ गया।
तो ये लचीला है या नहीं? ठीक है। संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या होती है? संसद की कार्यवाही चलती है, उस कार्यवाही में न्यूनतम सदस्यों का होना आवश्यक है। अगर न्यूनतम सदस्य वहां उपस्थित नहीं है ना, तो संसद की कार्यवाही संचालित नहीं हो सकती। और गणपूर्ति की संख्या बताई गई है 1/10। जैसे संसद में टोटल सदस्य 543 है लोकसभा में, तो गणपूर्ति होने के लिए कम से कम 55 सदस्य अगर होंगे तो मीटिंग हो सकती है और वहां कोई भी संशोधन पास किया जाए पास माना जाएगा। ठीक है। तो गणपूर्ति संबंधी जो संशोधन करना है वो भी साधारण बहुमत से हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र विस्तार, देखिए यहां कार्य क्षेत्र विस्तार की बात की गई है, कार्य क्षेत्र में कमी नहीं। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कार्य क्षेत्र अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, साधारण बहुमत से उस विधेयक को पास कर दिया जाता है और संविधान संशोधन हो जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में कमी ये साधारण बहुमत से नहीं होती, ये बड़ा कठोर है। दूसरा है कठोर संविधान। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संविधान संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से उसको पास कराना होता है, इसलिए वो कठोर है। उदाहरण मौलिक अधिकारों से संबंधित, यानी हमारे नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, शुरू में 7 मूल अधिकार थे, बाद में संशोधन किया गया और एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन से को? 44वें संविधान संशोधन में। तो वो 2 बहुमत से हुआ। नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन, ये भी साधारण बहुमत से नहीं होता, इसमें भी क्या होता है? विशेष बहुमत। और एक नोट लिखा है यहां, तो कठोर क्या महाकठोरता लागू होती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर संशोधन करना कठोर ही नहीं महाकठोर है। उदाहरण के तौर पर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, और किसी राज्य के उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से संबंधित जो संशोधन करना है उसके लिए क्या चाहिए? लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में 2/3 बहुमत, यानी दोनों सदनों में बहुमत तो चाहिए, विशेष बहुमत। साथ ही साथ हमारे जितने राज्य हैं ना, उन राज्यों में भी आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन आवश्यक है। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें आधे से ज्यादा का समर्थन इस संशोधन के पक्ष में होगा तो ये संविधान संशोधन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये क्या है? हमारे संविधान की कठोरता को प्रकट करता है। ठीक है। और हमारे संविधान की विशेषताएं बाकी बची हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी घर बैठे इस ऑनलाइन क्लास का कुछ फायदा मिल सके। थैंक यू।